नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। अच्छा वीडियो होगा, पूरा देखिएगा आप लोग, निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और देखिए, कुछ लोग कमेंट्स करके कर रहे हैं कि हमारे वीडियोज उनको मिल नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, आप लोग जब चैनल सब्सक्राइब करते होंगे तो उसके पास में एक बेल आइकन का आपको मार्क दिखाई पड़ता है, आप लोग उसको प्रेस कर दिया कीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो आपको तुरंत मिल जाया करें। ठीक है। और इसके अलावा आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसमें यूपी ट्रिपल एससी लोअर के नाम से, लोअर पीसीएस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप लोग जाएंगे तो उसमें सारे वीडियोस अवेलेबल रहते हैं। ओके, देखिए, आज हम लोग मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। चूँकि मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट इसमें बातें होंगी, ज़्यादा मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा इसको, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि आप लोगों को आवश्यकता है जानने की, वहाँ वहाँ मैं बताता चलूंगा। जैसे मूल अधिकारों में आप लोगों को जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर दो प्रश्न बना। पहला प्रश्न क्या बना कि संविधान मूल अधिकारों से संबंधित भाग कौन सा है, ये प्रश्न भी सुमेल करने के लिए आ सकता है। और दूसरा आ सकता है मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद कितना से कितना तक है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दो बातें जाने, अनुच्छेद 12 से 35 तक और संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। अगला है मौलिक अधिकारों की संकल्पना नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में पेश की गई थी तथा अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। यानी मौलिक अधिकारों की संकल्पना जो है, या मौलिक अधिकार, ये नेहरू रिपोर्ट और अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से संकलित हैं, या उससे इसकी संकल्पना ली गई है। ओके, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से। मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा, या इसे कहते हैं हिंदी में महाधिकार पत्र, कहा जाता है। ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मूल अधिकारों को। ठीक है। मैग्ना कार्टा क्या होता है, इसके बारे में आप लोग वैसे ही जान लीजिए। देखिए, मैग्ना कार्टा यह एक प्रपत्र होता है, और यह एक ऐसा प्रपत्र था जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। ठीक है। यह नागरिकों के मूल अधिकार से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था, जो कि इंग्लैंड में किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में जारी किया गया था। ठीक है। तो इसीलिए मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। 1950 में कितने मूल अधिकार थे? 7 थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन वर्तमान में 6 थे। 6 है तो इसमें एक कौन है? एक जो संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, वो अब हटकर विधिक अधिकार हो गया है, ध्यान रखिएगा। और वो पहले, ठीक है, और वो इस समय अनुच्छेद 300 का में वर्णित है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, संपत्ति के अधिकार के बारे में हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, अब हम मूल अधिकारों की विशेषता देख लेते हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं, इन पर इनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं, इससे संबंधित प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में पूछे जाने की संभावना है। और इसके अलावा पीसीएस में भी इससे प्रश्न काफी पूछे जा सकते हैं, खासकर अगर वो कूट देता है तब। ठीक है। तो इसीलिए मैं इसको भी करा रहा हूं। देखिए, ये अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य होते हैं, अर्थात राज्य उन पर युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है। मूल अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य हैं। ओके, और राज्य इन पर युक्त युक्त, ध्यान रखिएगा, युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है। अगला है मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है, लेकिन संविधान से इन्हें निकाला नहीं जा सकता। ठीक है। तो ऐसे ऐसे अगर कूट में प्रश्न वो पूछ लिया, ऐसे ऐसे वो छोटे छोटे वाक्य वो लिख कर आपको दे दिया, तो आप लोग तभी सही कर पाएंगे जब पूरा जानेंगे। तो मूल अधिकारों का निलंबन तो हो सकता है, लेकिन संविधान से इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब जो तीसरा पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352 के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी दशा में निलंबित नहीं होता है, और इनको छोड़कर जो और सारे मूल अधिकार हैं, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो सारे निलंबित हो जाते हैं।
राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 में शामिल मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, जबकि अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का इसका अर्थ समझ में आया होगा। कुल मिलाकर इसका संक्षेप यही है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 किसी भी स्थिति में कभी भी निलंबित नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 21 अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो वो अपने आप निलंबित हो जाएगा, उसको निलंबन करने के लिए किसी की आदेश की जरूरत नहीं है। और जबकि अन्य मूल अधिकार जो हैं 19 के अलावा जो अन्य मूल अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के आदेश से निलंबित होंगे, लेकिन 20 और 21 को छोड़कर 20 और 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मूल अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। प्रश्न अक्सर आता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है, तो उच्चतम न्यायालय। ये अस्थायी नहीं है, ध्यान रखिएगा। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधेयक के अधिकार। संसद अगर मूल अधिकारों में कटौती करना है या कमी करना है तो इसको संशोधन अधिनियम बनाना होगा, संशोधन विधेयक के तहत ये होगा, ना कि साधारण विधेयक के तहत। ठीक है, अगला है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सभी मूल अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त होते हैं। चलिए, अब हम लोग एक एक मूल अधिकार को अनुच्छेद से संबंधित करेंगे। ठीक है, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन मूल अधिकारों में। उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वही बार बार पूछा जाता है। देखिए, मैंने पहले ही बताया मूल अधिकार 6 हैं। इसमें सबसे पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है, यानी 14, 15, 16, 17, 18 ये समानता का अधिकार है जो कि मूल अधिकार है। इसमें देखिए, अनुच्छेद 14 में क्या वर्णित है, विधि के समक्ष समानता या विधि का शासन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण या विधि के समक्ष समानता, ये अनुच्छेद 14 में वर्णन है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, इसका वर्णन अनुच्छेद 15 में है। और इसी अनुच्छेद 15 के आर्टिकल 4 में, अनुच्छेद 15(4) में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास के संदर्भ में विशेष प्रावधान किए गए हैं, यानी आरक्षण की व्यवस्था इसी अनुच्छेद 15 के 4 में की गई है। ठीक है, वो हालांकि इसके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पीसीएस का विषय है, खासकर यूपी पीसीएस का और आईएएस का विषय है, लेकिन आप लोग जाने रहिए, इसीलिए मैं इसको भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगला अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, यानी राज्य के किसी अधीन पद पर नियुक्ति से संबंधित सभी विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, यानी सभी नागरिकों को एक समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, फिर अनुच्छेद 17 क्या कहता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार परीक्षाओं में आया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का वर्णन है। ठीक है, और एक बात आप लोग और जान लीजिए, इसी अनुच्छेद 18 के तहत जो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किया जाता है, वो अनुच्छेद 18 के तहत ही प्रदान किया जाता है। ये भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है। ठीक है, अब आगे देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा मूल अधिकार है। ये 19 से 22 तक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 19 जो है ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखिए, अनुच्छेद 19 कई खंडों में विभक्त है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19 कई खंडों में विभक्त है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यही है कि अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें जैसे देखिए, इसमें संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता शामिल है, किसी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है, किसी राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में है, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार यही अनुच्छेद प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सब इसमें शामिल हैं। अब हम अनुच्छेद 20 की बात करते हैं। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 में वर्णित है। ओके,
अगला है अनुच्छेद 21, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 21 में भी कई अधिकार शामिल हैं, जैसे अभी हाल ही में निजता का अधिकार जो कि मूल अधिकार बना है, वो भी अनुच्छेद 21 का ही भाग है। इसके अलावा सूचना का अधिकार जो कि आरटीआई है, विदेश यात्रा का अधिकार, फांसी द्वारा मृत्युदंड देना, ये सब अनुच्छेद 21 में ही शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 21 का ये बाद में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, अनुच्छेद 21 का क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 50 तक सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना है, पूरा रटना है चाहे जैसे। इसमें ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन मूल अधिकार सारे इंपॉर्टेंट हैं तो मैं उसको आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, अब अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अगला मूल अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के बलात् श्रम यानी बेगार व दुर्व्यापार का प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध या मानव के बलात् श्रम व दुर्व्यापार का प्रतिषेध, ये अनुच्छेद 23 में वर्णित है। ठीक है, देखिए बेगार का अर्थ क्या होता है? बेगार का अर्थ होता है किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध बिना पारिश्रमिक काम करवाना। ये किसी व्यक्ति की किसी काम को करने की इच्छा नहीं है, उसके इच्छा के विरुद्ध भी अगर आप काम करवा रहे हैं तो इसी को बेगार कहते हैं। और दुर्व्यापार का मतलब क्या है? दुर्व्यापार है किसी मनुष्य की बिक्री या वेश्या की आय से जीवन यापन करना। ठीक है, ये बेगार और दुर्व्यापार का अर्थ होता है, तो इसी का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 करता है। अनुच्छेद 24 क्या करता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों के नियोजन से संबंधित है। बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। कहाँ? कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिबंध ये करता है अनुच्छेद 24। और ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 24 बालकों, इसको ऐसे भी कहा जाता है कि ये बालकों के शोषण से संबंधित प्रतिषेध प्रदान करता है। बालकों के शोषण से प्रतिषेध प्रदान करता है अनुच्छेद 24। ठीक है, अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है, जिसमें अनुच्छेद 25 क्या है? अनुच्छेद 25 है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में वर्णित है। अनुच्छेद 25 में 2 व्यवस्थाएं दी गई हैं, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 25 में ही कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म मानने का अंग समझा जाएगा। ये अनुच्छेद 25 के अनुसार ही संभव है। ठीक है, जो सिख लोग कृपाण लेकर चलते हैं और कृपाण धारण करते हैं वो अनुच्छेद 25 के अनुसार ही धारण करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि हिंदू धर्मावलंबी के अंतर्गत अनुच्छेद 25 के अनुसार सिख, जैन और बौद्ध धर्म को भी शामिल किया जाता है। इनको हिंदू धर्मावलंबी माना जाता है, सिख, जैन और बौद्ध धर्म को भी, अनुच्छेद 25 के अनुसार। ठीक है, अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 27 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 28 क्या कहता है? कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, ये अनुच्छेद 28 प्रावधान करता है। इनको सबको आप लोग 1-2 बार ऐसे देख लेंगे और रट लेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला अधिकार है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार या शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित है अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, ये अनुच्छेद 30 कहता है। चलिए अब हम अगला मूल अधिकार देखते हैं, अनुच्छेद 32। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि किसी राज्य या किसी व्यक्ति द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है
तो इन्हीं संवैधानिक उपचारों यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा कोई व्यक्ति या कोई राज्य अपने मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकता है। इसीलिए इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। तो ये प्रश्न काफी बार आ चुका है कि संविधान की हृदय और आत्मा किस अधिकार को कहा, किस अनुच्छेद को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। देखिए इसमें नीचे लिखा है मूल अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत निम्न 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो एससी तथा एचसी दोनों को 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक है, इसमें पहला जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। इसका इंग्लिश नाम है हैबियस कॉर्पस। ये 5 प्रकार की रिट उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये कब जारी होता है? जब किसी व्यक्ति को राज्य सरकार या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा बंदी बनाया गया हो। ठीक है, इसके बाद अगली रिट है परमादेश। इसको मैंडेमस कहते हैं इंग्लिश में। ये ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जारी की जाती है जो सार्वजनिक कार्य को करने से इनकार कर देता है। तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ये केवल न्यायिक अभिकरण के विरुद्ध की जाने वाली रिट है। और अगली है उत्प्रेषण। ये भी न्यायिक अभिकरण के विरुद्ध ही लाई जाती है, जैसे उच्च न्यायालय या और अन्य न्यायालय, जिला न्यायालय। और अंतिम और पांचवी है अधिकार परीक्षा। ये सार्वजनिक पदों को अवैध रूप से धारण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ लाई जाती है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट हैं जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने सारे एक ही वीडियो में करा दिए हैं। अब जो अगला वीडियो होगा वो नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों को एक में समेटेगा। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट संघ सरकार पर चलेंगे, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको पूरा खत्म करेंगे। ठीक है, पूरा पॉलिटी खत्म होगी। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शॉर्ट में पढ़ाऊँ और ज़्यादा अगर आपको लगता है कि बहुत विस्तार में पढ़ा रहा हूँ तो शॉर्ट में पढ़ाऊँ। अगर आपको लग रहा है अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अपने कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। और इसके अलावा मैं जल्दी ही विचार कर रहा हूँ कि इसके साथ कोई एक सब्जेक्ट और शुरू किया जाए। जैसे कुछ छोटे छोटे सब्जेक्ट है, जैसे यूपी स्पेशल, इकोनॉमी से संबंधित कुछ वीडियो आपको देने हैं। और इसके अलावा कुछ और प्रमुख जो अलग अलग प्रकार से चीज़ें आती हैं उनको मैं धीरे धीरे करके इसी के साथ अटैच करते हुए शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद।